तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 11th केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मतलब चैप्टर यूनिट ही होता है, तो यूनिट 1, 2, 3, 4 के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर करना है क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो आपसे नहीं बनते। तो इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपसे प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में हम 4 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट करने वाले हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ को अगर देखा जाए तो इसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। यहाँ से हमसे बोला गया है सॉरी जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। तो आप जानते हो मेरे प्यारे भाई, जल जो होता है, जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H का कितना होता है? 2 और O का कितना होता है? 16। तो 16 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है, आप अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट है मोल का आंकिक मान, मतलब बोला है उसने कि एक मोल का मान कितना होता है। तो ये सब जानते हो, एक मोल का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। ये सब आप जानते हो और बहुत अच्छे से जानते हो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। हमसे बोला है सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई आप सभी जानते हो, आप क्या सभी जानते हो कि जो अशून्य अंक होता है, क्या होता है? अशून्य अंक। उस अशून्य अंक के या ऐसा बोलें दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद जो जितने भी जीरो होते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता। तो ये बाद में जो 2 जीरो लगे इनका कोई महत्व नहीं है। अब सार्थक अंक गिनेंगे तो दशमलव के बाद देखो 3 ही हैं, 2 जीरो और 1 3। तो सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक सहयोग से 18 ग्राम जल बनता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन के सहयोग से 18 ग्राम जल बनता है। ये आंकड़े रासायनिक सहयोग के किस नियम की पुष्टि कर रहे हैं? आप ये बताओ। ये बोल रहे हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन के सहयोग, रासायनिक सहयोग से 18 ग्राम जल बन रहा है। कितने ग्राम जल बन रहा है? 18 ग्राम जल बन रहा है। तो ये बताओ ये किसकी पुष्टि कर रहा है? तो देखो 2 और 16 मिलेंगे तो 18। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि द्रव्यमान जो है वो निश्चित हो रहा है। पहले भी द्रव्यमान कितना था? 18, 16 और 2 18 और अंत में भी कितना है? 18। मतलब ये द्रव्यमान की पुष्टि कर रहा है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम होगा। ठीक है ना। चलो आगे बोला है CO2 के 44 ग्राम में कितने अणु होते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, कितने अणु होते हैं ये पूछा है ना आपसे। तो आप n बराबर क्या लगाओ? W/m का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है। अब W का मान आपको कितना दिया है? 44 ग्राम। कितना दिया है? 44 ग्राम। ठीक है, 44 ग्राम दिया है। और CO2 का भार निकालेंगे वो भी कितना आएगा? 44। तो 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 1 मोल। कितना आ जाएगा? 1 मोल। कितना आ जाएगा? 1 मोल। और 1 मोल का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। बट ये लगभग में दिया है तो आंसर आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई। चलो अगले हमारे क्वेश्चन पे बात करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ये है, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 हो तो उसका अणु सूत्र क्या होगा। तो मेरे भाई इसमें आपको क्या करना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले, वाष्प घनत्व अभी 30 दे रहा है, कल और चेंज कर देगा, तो इन सबको झंझटों को आपको त्यागना है और आपको क्या करना है, जो भी मूलानुपाती सूत्र मिले उस मूलानुपाती सूत्र में 2 का गुणा करके आंसर दे देना। ठीक है। तो 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो C में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा C2। H में 2 का गुणा करेंगे तो H कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और O में 2 का गुणा करेंगे तो O2 हो जाएगा। तो आप मैच करिए ये कहाँ है। तो ये है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला है शुद्ध जल की मोलरता है। शुद्ध जल की मोलरता आप सब जानते हो 55 कितनी होती है? 6 होती है ना। या आपको कभी मिल सकता है 55.56, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसका आंसर यही है 55.56। आई होप आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। इसके बाद हमारा दोस्तों अगला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखें जरा एक ध्यान से, 1 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो 1 मोल का तो मान दोस्तों आप सब जानते हो 6.022 या 6.023 × 10⁻23। तो यही होगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा सेल्सियस मापक्रम पर 0 डिग्री सेल्सियस परम ताप मापक्रम पर खाली स्थान के बराबर, मतलब कितने, मतलब ये पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है मेरे भाई
भाई 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन इसका, सॉरी दोस्तों, हाँ सही है, 273.15 केल्विन ये अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, एक सेकंड इसको ऊपर खिसका देते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ये है। ठीक है, और इसका ग्राम अणुभार कितना है, 42 ग्राम। तो मैंने बोला था ग्राम अणुभार मिले, वाष्प घनत्व मिले, तो आपको क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र में 2 का गुणा करना है। तो C में 2 का गुणा करेंगे तो C2, और H में 2 का गुणा करेंगे तो H4। तो C2H4 जहाँ पर होगा उसका वो सही आंसर होगा। तो ये C2H4 ये रहा, इसका यही सही आंसर है। ठीक है ना, तो इतना आपको समझ में आपको आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं रिक्त स्थानों पर, और रिक्त स्थानों में हमारा पहला रिक्त स्थान है जल का मोलर द्रव्यमान। आप सब जानते हो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18, तो यहाँ 18 हो जाएगा। अगला है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। 1000, देखो विलायक बोला, क्या बोला उसने, विलायक बोला, तो इसका विलायक 1000 ग्राम विलायक में जितना जो विलेय होता है उसे मोललता बोलती है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, मोललता। अगर वो बोलता 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलरता होता है उसका आंसर, बट इसका आंसर क्या है, मोललता। ठीक है, नेक्स्ट है खाली स्थान ताप जो सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल में समान होता है। तो इसका जो सही आंसर है ना मेरे प्यारे भाई, वो है आपका -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री जो है, जो ताप है, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में कैसा होता है, समान होता है। किसी गैस के 1 ग्राम मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या, जो कोई भी गैस है उस गैस के 1 ग्राम मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप जानते हो 1 मोल का जो मान है वही इसका आंसर है, 6.023 × 10⁻23। ये इसका सही आंसर है। देखो ये सभी प्रश्न दिया है, मतलब ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो इसका बता दे रहा हूँ आंसर मैं, एक सेकंड, एक जो डेसीमीटर होता है उसमें, एक जो आपका डेसीमीटर होता है ना उसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसने बोला डेसीमीटर क्यूब, मतलब आपके 3 बार जुड़ेंगे, ये कितनी बार जुड़ेंगे, 3 बार। तो यहाँ 3 जीरो बढ़ा दो, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, रसायन विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं, लेवोजियर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा लेवोजियर। क्या हो जाएगा, पूरा लिख लेना, लेवोजियर। ठीक है, शुद्ध जल की मोललता आप जानते हो कितनी होती है, 55.6 होती है। ठीक है, ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, किसी गैस के 1 ग्राम में अणुओं का वास्तविक संख्या खाली स्थान होती है, तो कौन सी संख्या होती है, मूलानुपात, सॉरी यहाँ पर क्या बोला है, किसी गैस के 1 ग्राम अणुओं की वास्तविक संख्या, वही 1 मोल का मान है, 6.023 × 10⁻23। तो इन क्वेश्चन को याद रखना। देखो ये क्वेश्चन कई टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2.005 में सार्थक अंक कितने हैं, तो आप जानते हो ना 2.005 में कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, एसटीपी पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या कितनी है, तो भाई एसटीपी हो या फिर आपसे एनटीपी भी पूछ सकता है। तो एसटीपी हो या एनटीपी पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस की जगह और कोई सी भी गैस पूछ सकता है, ऑक्सीजन गैस या कोई अन्य गैस पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6.023 × 10⁻23। देख लो आप कितने के आंसर, देखो ये सेम टू सेम दिख रहे हैं आपको। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे भाई, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सभी पे ऑप्शन भी दिया है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से यार, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई आगे। तो दोस्तों मैं आपको सत्य के जो आंसर है वो आपको दिखा रहा हूं, और आप देख लो इनके आंसर, जल्दी जल्दी टिक कर लो। किसी दशमलव संख्या में अंतिम अंक निश्चित होता है क्या, कोई भी जो दशमलव संख्या होती है उसमें अंतिम अंक निश्चित होता है, नहीं होता। अंतिम अंक निश्चित नहीं होता, बदलता रहता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की आधुनिक आधार, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का आधुनिक आधार क्या ये था क्या, नहीं। परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने का आधुनिक आधार ये कैसे हो सकता है, नहीं था ये। ठीक है, असत्य है। ठीक है,
ये असत्य है और ये भी असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण में रासायनिक सूत्रों की सहायता से रासायनिक परिवर्तन दर्शाया जाता है। बोलो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। रासायनिक समीकरण में रासायनिक सूत्रों की सहायता से रासायनिक परिवर्तन दर्शाया जाता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण वही होता है जिसको सूत्र और संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये सही है ना। रासायनिक अणुसूत्र, कोई भी जो रासायनिक अणुसूत्र है मूलानुपाती सूत्र बटे n होता है क्या? तो भाई बटे n नहीं होता। अगर यहाँ गुणा का साइन होता, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बटे n दिख रहा है, बटे n ना होके अगर ये गुणा में n इस टाइप से होता तो इसका सही आंसर होता, बट ये क्या है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है आपका असत्य है। ये जो आपका है वो आपका असत्य हो गया। ठीक है ना मेरे भाई। नेक्स्ट है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम को मोलरता कहते हैं। नहीं, 100 ग्राम नहीं, 1000 होता तो सही होता। ठीक है, तो ये आप समझ गए बात को कि नहीं समझे? समझ गए होगे ना, आई होप आप समझ ही गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो इन जोड़ियों को मिलाइए, ये जोड़ियाँ आप देख लीजिए। थोड़ा सा छोटा करके मैं इनके आंसर सहित आपको दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके, ये 2 पेज में है इसलिए मैं इनके आंसर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप मैच कर लेंगे है ना, जल्दी जल्दी, और अपन इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं, फिर कर देते हैं। ठीक है, चलो एक सेकेंड। हाँ, तो एनटीपी पर गैस के 1 मोल अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, विलायक के 1000 ग्राम विलेय में मोलों की संख्या क्या कहलाती है? तो वो तो आपको पता ही है, मोललता कहलाती है। तो ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ क्या होता है? तत्व। तो ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, ये तीसरा, एक सेकंड मेरे भाई, ये आपका तीसरा हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो आपका कहलाता है अणु। तो ये चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है आणविक सूत्र क्या होता है? एक सेकंड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, मूलानुपाती सूत्र इंटू H। तो ये 5वां हो जाएगा। और ये डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिया था, तो ये आपका हो जाएगा 6वां। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो मैंने जोड़ियाँ आपको आंसर सहित बता दी हैं, इसका भी एक कारण था, है ना, कि वो 2 पेज में था इसलिए मुझे दिखाना ही पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं आपको एक शब्द में जो आंसर हैं इनके भी आंसर दिखा रहा हूं, ताकि आपको आंसर, देखो मैं बोलूँगा तो हो सकता है उतने अच्छे से आप ना अब नोट कर पाओ, तो इसलिए आप उसको देखकर नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारा पहला जो है ना एक शब्द में आंसर है यौगिक की परिभाषा लिखिए। तो यौगिक की परिभाषा क्या है? विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात रखने वाला पदार्थ। विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात रखने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। मोलरता किसे कहते हैं? तो विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आंसर सहित बता रहा हूँ, है ना। 4 मोल CH4 का भार कितना है? देखो एक मोल का कितना है? देखो CH4 का भार निकाल के बताता हूँ। CH4 C का कितना होता है? 12। H का कितना होता है? 1, बट 4 H है तो कितना हो जाएगा? 4। तो 12 और 4 कितना? 16। तो 1 का कितना होता है? 16, बट इसने क्या बोला? 4 का बताओ। तो 16 चौके 64। तो 4 का कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, समान ताप तथा समान दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इस को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो संख्या, है ना। यह नियम किसने ठीक है, समान होती है, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो एवोगैड्रो थे, उन एवोगैड्रो ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो समान ताप तथा समान दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या कैसी होती है? समान होती है। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? एवोगैड्रो ने किया। ठीक है, 1 मोल की परिभाषा लिख देना, आपने जो लिखी है आप उसके अकॉर्डिंग लिख देना, आप इसको मत देखो। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखो, वह क्रियाकारक जो दूसरे क्रियाकारक की दी गई मात्रा से क्रिया करने के लिए आवश्यक मात्रा में उपस्थित ना हो। वह क्रियाकारक जो दूसरे क्रियाकारक की दी गई मात्रा से क्रिया करने के लिए आवश्यक मात्रा में उपस्थित ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 का शब्द में आंसर। और देखो ऑब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर के ऑब्जेक्ट आते हैं जिसमें आप
पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा नंबर लेके आते हो। पासिंग मार्क्स 23 में होते हैं, पासिंग मार्क्स 23 है ना, और ये आपको 28 नंबर के ऑब्जेक्ट हैं। अगर 28 नंबर के ऑब्जेक्ट आपके सही हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है ना हेल्प मिल जाती है अपने पेपर के लिए, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से मेरे भाई याद रखें इन चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हमारे ख़त्म। अब हम पढ़ते हैं दूसरे चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ से 2 नंबर जो चैप्टर नंबर 2 है उसके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट। दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है Cl माइनस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखो मैं यहाँ पर इसको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखो Cl जो होता है, ये Cl जो होता है, Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। अब परमाणु क्रमांक 17 तो इलेक्ट्रॉन भी 17। बट देखो इस पर लिखा है Cl माइनस। Cl माइनस का मतलब क्या होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर माइनस आता है। और देखो इस पर एक ही माइनस लगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो 17 तो इसके पास होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला है Br परमाणु क्रमांक 35 है और परमाणु भार कितना है 80 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है कि अगर परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। तो ये जो आपको दिया है इसमें क्या दिया है, भार कितना है 80 है और क्रमांक कितना दिया है 35। तो 80 में से 35 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 45। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 45 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपको पता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बोलें प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। चलो और यहाँ पर कौन कौन ने किस किस की खोज की थी, देखो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। नील्स बोर ने किसकी खोज की थी, तो नील्स बोर ने किसकी खोज की थी, कक्षाओं की। डाल्टन ने परमाणु की खोज और जो आपका रदरफोर्ड है इनने नाभिक की खोज की थी, ठीक है। डी ब्रॉगली समीकरण क्या है, तो डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है, लैम्डा बराबर H/c होता है, ये वो MC होता है, जल्दी मुझे बताएं। लैम्डा बराबर H/mc होता है या H/c होता है, जल्दी इसका आंसर दें। तो इसका आंसर सही है लैम्डा बराबर H/mc, ठीक है। द्विगंशी क्वांटम संख्या L बराबर 0 है तो संगत उपकोष कौन सा होगा। तो बताओ, हमने क्वांटम संख्याएं पढ़ी हैं, क्वांटम संख्या में देखा था L0 किसके लिए होता है, S के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 8वां है। एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड, ठीक, हाँ एक सेकंड। तो एक उपकोष के लिए L का मान कितना है 2। अब L का मान 2 किसके लिए होता है, देखो हमें पढ़ा है कि L का मान 0 किसके लिए होता है, S के लिए। L का मान 1 किसके लिए होता है, P के लिए। और 2 किसके लिए होता है, D। और आप मुझे बताओ D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Cr3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। उसने बोला है कि जो Cr3+ है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये हमसे पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखो, वैसे इसका जो आंसर है वो तो होगा 3, वो तो होगा आपका 3। बट ये 3 आया कैसे, वो हमें पता करना है, कि 3 आया कैसे। तो सुनो इधर, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को, मैं थोड़ा सा आपको समय दे के ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा रहा हूँ। इधर देखो, इधर ध्यान से। अब जो आपका क्रोमियम होता है, क्या होता है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। कितना होता है, 24। बट यहाँ पर देखो Cr पर 3+ लगा है, क्या लगा है 3+। अब 3+ लगा है मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 24 होता है, 3 चलेगा 21 होंगे इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 21। अब इन 21 इलेक्ट्रॉनों को भरो, तो देखो 1s2, ठीक है, 2s2, आप बाहु नियम के अनुसार भरो, है ना, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन भरा चुके, देखो 2 4 6 10, 2 12 6 18। और इसके बाद 3p6 के बाद क्या आएगा, 3d3 आएगा। 3d3 आएगा कि नहीं बताओ। तो देखो ये भी पूरा भरा, ये भी पूरा भरा, ये भी पूरा भरा, ये भी पूरा भरा और ये भी पूरा भरा, लेकिन d पूरा नहीं भरा है। अब जब d पूरा नहीं भरा है तो d को आप ऐसे बनाओ। d में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, 1 2
3 4 5, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो एक इसमें भराएगा, एक इसमें भराएगा और एक इसमें भराएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। सुन लो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे भाई उसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 है ना, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन है ना सिंगल, तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ तो अयुग्मित होंगे नहीं क्योंकि ये पूरा भरा, ये पूरा जो पूरा भरा होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन जो पूरा नहीं भरा होता उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी में 3 है, पूरा नहीं भरा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। तो इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 होगा। इस मेथड से ही आपको निकालना सभी के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आप देख लो एक बार अच्छे से समझ के, ठीक है। एक सेकंड, हाँ चलो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। एक सेकंड थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक। हाँ समस्थानिकों में संख्या समान होती है। अब बताओ समस्थानिक जो होते हैं उनमें किसकी संख्या समान होती है, बताएंगे जरा। समस्थानिक में किसकी संख्या समान होती है, प्रोटॉन की। किसकी होती है, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की नहीं होती, केवल किसकी होती है समस्थानिकों में, प्रोटॉन की, ठीक है। और इसके अलावा फिर परमाणु क्रमांक भी समान होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है, बट वो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तत्व जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक है, मतलब ये जो आपको दिए हैं 4 तत्व, इनमें सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें हैं वो हमें आपको बताना, ठीक है। तो देखो अब भी हमने समझाया, अभी आपको समझाया कि नहीं, तो बताओ इसमें होंगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्रोमियम C4 में। यहाँ पर अब 3+ नहीं है, यहाँ पर 3+ नहीं है, केवल Cr है। तो यहाँ देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, टेंशन मत लो, मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ एक बार। Cr देखो वेनेडियम में कितने हैं 23, इसमें कितने हैं 26, इसमें कितने हैं 22 और इसमें कितने हैं 24। क्या मैं चारों का समझा दूँ, देखो मैं चारों का समझा रहा हूँ आपको, टेंशन मत लो। देखो मेरे भाई क्या होगा, वेनेडियम जो है, वेनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 23। अब इनके इलेक्ट्रॉनों को भरोगे, अगर इनके इलेक्ट्रॉनों को भरोगे तो डी में आप देखो अबाहु नियम के अनुसार भर लेना, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3 आएंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। अब इसमें अगर भरोगे तो अब जब अबाहु के नियम के अनुसार भरोगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो डी में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो देखो मैं 6 इलेक्ट्रॉन को भर के बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो देखो 1 है ना, 2 3 4 और ये 5 और छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन तो आपको 4 ही मिल रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर 4। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आए 4 आए इसमें। अब इसमें देखो इसमें टाइटेनियम तो डी में 2 ही होंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे, इसमें 4 आएंगे और इसमें कितने आएंगे 2। बट जब इसको भरोगे तो देखो क्रोमियम पे अबाहु नियम का अपवाद लगेगा, क्रोमियम पे क्या लगेगा अबाहु नियम का अपवाद। जब अबाहु नियम का अपवाद लगेगा, देखो पढ़ा है आपने, अबाहु नियम का अपवाद लगेगा तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे 5 भराएंगे और एस में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे एस 1 भराएगा। तो 5 डी के अयुग्मित और 1 एस का अयुग्मित, तो टोटल अयुग्मित कितने हो गए 6 हो गए कि नहीं। तो सबसे सही आंसर इसका जो होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है क्रोमियम। क्रोमियम में सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा विन्यास तटस्थ अवस्था में परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं दर्शा, मतलब कौन सा सही नहीं है, तो आपका जो बी वाला है ये सही नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों हमारा ये अगला क्वेश्चन है, बोला है 3p कक्षक में कितने त्रिज्य नोड हैं। तो त्रिज्य नोड वैसे आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो दोस्तों त्रिज्य नोड से संबंधित है मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, उस वीडियो को देख लेना, आप इन सब चीज़ों को समझ जाओगे। तो इसमें सही आंसर होगा 1। 3p में त्रिज्य नोड कितने हैं 1 है। अगला बोला है तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ समझो, आप मुझे ये बताओ तीसरी कक्षा में हमें पता है एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। तीसरी कक्षा में तीनों होते हैं ना। अब तीसरी कक्षा में तीनों होते हैं तो एस के पास तो 1 कक्षक, पी के पास कितने कक्षक 3 और डी के पास कितने कक्षक 5। तो 5 डी के 3 पी के और 1 एस का, तो 5 3 8 और 1 कितना हो गया 9। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक सेकंड, आंसर आपको दिख गए होंगे क्या। हाँ भाई चीटिंग नहीं करना है, ठीक है, मैं छिपा के रखा हूँ आंसर, ठीक है। अगला है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों के युग्म कौन है। मतलब जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका समान होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, ठीक है। तो Cr का कितना होता है 24, 3 चलेगा 21 बचा,
एफ ई का कितना होता है, एक सेकंड, एफ ई का कितना होता है 26, 3 चले गए 23, तो ये तो है नहीं समान। एफ ई में कितने होते हैं भाई, एफ ई में कितने होते हैं, 3 चले गए 26 होते हैं, 3 चले गए 26, और एम एन, एम एन का कितना होता है, तो भाई एम एन का, हाँ चलो ये भी नहीं है समान, चलो ये देखो ये समान रहेगा, ये भी नहीं यार समान, बट ये भी नहीं है समान, ठीक है। ये देखो ये इसका कितना होता है 23, और कोबाल्ट पे 3+ लगा है, तो ये क्या समान आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या समान, एक बार चेक करके जल्दी बताओ, ये समान दिख रहा है आपको, नहीं, तो भाई इसमें समान कौन सा है, एफ, ये वाला सही है। नेक्स्ट दोस्तों हम रिक्त स्थानों पे पहुंचेंगे, और रिक्त स्थान में हमारा पहला रिक्त स्थान है, देखो एक ही कक्ष में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चक्रण कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। एक ही कक्ष मतलब कक्षक बोला है, एक ही कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चक्रण कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं, ये हो गया। भारी हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, जो भारी हाइड्रोजन होता है D2O, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1, कितनी होती है, 1 होती है न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि भारी जल का सूत्र क्या, देखो भारी क्या होता है, D2O होता है ना, इसमें परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, लेकिन भार इसका कितना होता है, 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अनिश्चितता का सिद्धांत तथा तरंग, पदार्थ की तरंग प्रकृति क्रमशः, अनिश्चितता का सिद्धांत और पदार्थ की तरंग प्रकृति क्रमशः खालिस्तान तथा खालिस्तान ने प्रस्तावित की थी। तो देखो अनिश्चितता का सिद्धांत किसने किया था, हाइजेनबर्ग ने, तो यहाँ आपका आएगा हाइजेनबर्ग, क्या आएगा, हाइजेनबर्ग। और पदार्थ की तरंग प्रकृति किसने दी थी, डी ब्रोगली ने, तो दूसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा, डी ब्रोगली आएगा, दूसरे में डी ब्रोगली और पहले में क्या आएगा, हाइजेनबर्ग, ठीक है। नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या संभावना अधिकतम होती है क्या कहलाता है, कक्षक, तो यहाँ पर क्या जाएगा, कक्षक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जो बोर सिद्धांत है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ h/2π, ये सही है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र पाए जाने वाली श्रेणी का नाम बताओ, ठीक है। तो दृश्य क्षेत्र, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें दृश्य क्षेत्र पाए जाने वाली श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है बामर श्रेणी, कौन सी श्रेणी, बामर श्रेणी, तो यहाँ बामर लिख लेना, ठीक है। तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी, 9 होगी, मैंने अभी बताया था, ऊपर आया था। बोर मॉडल की विफलता का कारण क्या था, अनिश्चितता का सिद्धांत, तो इसमें आपका 8वां जो है, इसमें क्या आएगा, अनिश्चितता का सिद्धांत। जो बोर मॉडल था इसकी विफलता का क्या कारण था, अनिश्चितता का सिद्धांत था, क्या था, अनिश्चितता का सिद्धांत। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बोला है असत्य सत्य में आपका क्या है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं, नहीं, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य है, आंसर आपको साथ में दिए हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत गतिशील कण के लिए है, बोलो भाई, प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो गतिशील कण के लिए है, नहीं, गतिशील कण के लिए नहीं है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत गतिशील कण के लिए नहीं है, ठीक है। डी ब्रोगली का सिद्धांत गतिशील कण के लिए है, तो ये डी ब्रोगली गतिशील कण के लिए सत्य है। एक पी उपकक्ष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पी में तो 6 आते हैं, सत्य है। कक्षक तथा कक्ष में कोई अंतर नहीं है, बोलो कक्षक तथा कक्ष में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल नहीं, कक्षक भी वही होता है और कक्ष भी वही होता है, सत्य है। 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, ये सत्य है, क्वांटम संख्या 4 ही तो होती हैं यार, सत्य है। कक्षक तथा कक्ष में कोई अंतर नहीं है, भाई अंतर है, कक्षक क्या होता है और कक्ष अलग होता है, कक्ष होता है कक्षा और कक्षक ये, जैसे मान के चलो ये कक्षक है ना, ठीक है, तो अंतर है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, सत्य है, ठीक है। आपबाहु एक नियम आपबाहु नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था, नहीं, आपबाहु ने प्रस्तावित नहीं किया था, आपबाहु एक जर्मन शब्द है, आपबाहु क्या है, जर्मन शब्द है, ये आपबाहु वैज्ञानिक नहीं है, आपबाहु क्या है, एक जर्मन शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर ये असत्य हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, असत्य, तो आप इनको देख लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं सही जोड़ियाँ, और सही जोड़ियाँ भी आपको आंसर सहित दिखाने वाले हैं, ठीक है। आंसर सहित देख लो आप इनको, चलो इसको बीच में कर देते हैं, आप देख लो। मैक्स प्लांक किससे मैच करेगा, क्वांटम सिद्धांत। रदरफोर्ड किससे मैच करेगा, नाभिक की खोज की थी। हुंड ने क्या दिया था, बाहुलता, अधिकतम बाहुलता का नियम,
है ना। हुंडे ने क्या दिया था, अधिकतम बाहुल्यता का नियम। डी ब्रोगली समीकरण यही है। पाउली क्या है, अपवर्जन नियम दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, तो इसको आंसर सहित हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप तो भाई ऑब्जेक्ट ये तैयार करो, सब ऑब्जेक्ट। ठीक है, आंसर सहित भी बता रहा हूँ, बट आप इनको तैयार करो। अब ये एक शब्द में आंसर है ना, देख लो एक शब्द में आंसर। इनके थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूं। ठीक है, एक शब्द में आंसर देखो, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान परमाणु भार अंक वाले को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, समस्थानिक। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति दर्शाने वाली संख्या क्या कहलाती है, परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति दर्शाने वाली संख्या क्या कहलाती है, क्वांटम अंक, क्वांटम संख्या। नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती, कक्षा को होता है ना, ये तो पढ़ा ही है हमने। डी ब्रोगली समीकरण यही होता है, पढ़ा है। यहाँ पे भी की जगह सी आ सकता है ना। हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की प्रथम श्रृंखला क्या कहलाती है, तो हाइड्रोजन की देखो 5 श्रेणियां होती हैं। हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में कितनी श्रेणियां होती हैं, 5। पहली श्रेणी का नाम है लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, पहली श्रेणी का नाम लाइमन श्रेणी है। ठीक है, चलो अगला है उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण का नाम बताओ। जो उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला जो विकिरण है उसका नाम क्या है, रेडियो तरंग है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेना, रेडियो तरंग लिख लेना। ठीक है, रेडियो तरंगें लिख लेना। ठीक है, सोडियम, यहाँ एक सेकंड, सोडियम के परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं, तो सोडियम के परमाणु में 11 ही प्रोटॉन है भाई, परमाणु क्रमांक 11 है ना, तो प्रोटॉन भी 11 होंगे। कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए E/m का मान लिखिए, तो ये लिख लो आप, है ना, ये इसका मान है 1.7588 × 10⁻11। ये लिख लो आप, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलो तो यहाँ से हमारे चैप्टर 2 जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हाँ 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अब थर्ड यूनिट जो हमारी क्या है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड यूनिट में हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या है, बोला है सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा, जो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व है वो कौन है। तो आपको पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऋणात्मकता जो गुण होता है वो बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व कौन हो जाता है, फ्लोरीन हो जाता है। कौन हो जाता है, फ्लोरीन होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व है। ठीक है ना, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, ये सही विकल्प वाला है। आवर्त तालिका में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऋणात्मक गुण बढ़ता है ना, तो ये मैंने अब भी बताया, तो ये तो बढ़ता है। ठीक है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करते हैं, आपको बताया था मैंने, संक्रमण तत्व करते हैं ना। ठीक है, निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, तो भाई सबसे बड़ा कौन है, एल्यूमिनियम। क्योंकि हमने पढ़ा था जो धनायन का जो आकार होता है वो मूल परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये भी धनायन है, ये भी धनायन, ये भी धनायन, तीनों धनायन है ना, तो इनका आकार छोटा होगा, लेकिन एल्यूमिनियम का आकार क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो आपको पता है उत्कृष्ट गैसें इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती ना, और इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से आता है। तो उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग क्या होती है, 0 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आपको सबको पता है 18 वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है ना, अगले हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नतम आयनन एंथैल्पी किसकी, मतलब सबसे जो कम है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी मतलब क्या होता है, आयनन ऊर्जा, तो सबसे कम किसकी है, पोटेशियम की। इनमें जो ये हैं इनमें तो पोटेशियम की है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है ना, तो ये पोटेशियम की सबसे कम होगी, है ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉन लब्धि किसकी है, तो क्लोरीन की सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन लब्धि होती, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक क्लोरीन की तो होती है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी है, तो आपको पता है सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या के बारे में बोला है। तो अगर ऋणात्मक में जिस पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऋणावेश होता है उसकी जो आयनिक त्रिज्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। अगर ऋणात्मक आवेश में देखा जाए तो इसकी आयनिक त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर बोला गया है निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, कौन सा चाहिए हमें, उभयधर्मी चाहिए। कौन सा चाहिए हमें, उभयधर्मी चाहिए। तो यहाँ पर उभयधर्मी क्या है, Al2O3। जो उभयधर्मी ऑक्साइड है उसका नाम क्या है, Al2O3। Al2O3 को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड।
तो दोस्तों अब हम पहुंच जाते हैं रिक्त स्थानों पे। रिक्त स्थान नंबर हमारा 1 है। यहाँ पर बोला गया है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो देखो मैं इसके आंसर आपको दिखा रहा हूँ, पहला बोला है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, तो इसका आंसर है Al2O3। जो Al2O3 होता है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। आंसर इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप एग्जैक्ट इनका मतलब निकाल सकें, पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट, नाभ के आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणु आकार, जब नाभ के आवेश में वृद्धि होगी तो परमाणु आकार कम होगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कम होगा आ जाएगा। तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं, तत्वों की खाली स्थान कहते हैं। तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को क्या बोलते हैं, आवर्तिता। ठीक है, तो ध्यान रखना आवर्तिता क्या है, तत्वों की जो पुनरावृत्ति है इसे ही हम बोलते हैं आवर्तिता। ठीक है, तो यहाँ आवर्तिता ये लिख लेना तीसरा। ठीक है, Ca2+ आयन की त्रिज्या K+ आयन की त्रिज्या की अपेक्षा कम होती है, मतलब Ca2+ की कम होती है। ठीक है, क्योंकि आवर्त में बन चलते हैं तो आवर्त में ये फिर घट जाती है, तो आप देख लेना इसको। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, सबसे ज़्यादा लिख सकते हो। ठीक है, देख लो एक बार, देख भी लो, अधिकतम है ना। Na धातु तथा Na+ आयन में कम इलेक्ट्रॉन Na+ आयन में, क्योंकि Na+ में क्या 10 इलेक्ट्रॉन है और Na में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा सत्ता आ गया, और सत्ता में हमारा पहला सत्ता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो भाई आधुनिक आवर्ती में नहीं होता, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में तो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए हैं, परमाणु क्रमांक को महत्व दिया है, तो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन थे इसमें। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। आ जाओ हम दूसरे पे दिखा देते हैं, और दूसरा का भी हम तुमको आंसर दिखाएंगे। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में शून्य समूह नहीं है क्या, नहीं था। तो भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी में शून्य समूह नहीं था, ऐसा बोला गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में शून्य समूह नहीं था, तो भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी में शून्य वर्ग था, शून्य वर्ग था, तो मतलब ये आपका क्या है, नहीं था। यहाँ बोला है नहीं था, तो ये क्या है, असत्य। तो इसको सुधार लेना, ये असत्य है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में शून्य समूह नहीं था, लेकिन था, आपको पता है ना था, तो आप क्या कर लेना, इसको असत्य कर लेना। इसमें देखो गलती से सत्य दिया है, आप इसको असत्य कर लेना। विकर्ण संबंधित तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग समान होता है, बिल्कुल ये सत्य है ना। जो जिनमें विकर्ण संबंध होता है, जिनमें विकर्ण संबंध होता है उनमें क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता और मतलब कई गुण आपस में समान हो जाते हैं जिसमें विकर्ण संबंधित होता है। ठीक है, विकर्ण संबंध होता है, तो विकर्ण संबंध आपने पढ़ा होगा, तो ये सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्त में परमाणु संख्या में वृद्धि होने से परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है। तो बोलो सही बात है कि नहीं, तो परमाणु का आकार बढ़ेगा कि नहीं, आवर्त में परमाणु संख्या में वृद्धि होने, आवर्त में परमाणु का आकार बढ़ता है। तो भाई आप जानते हो आवर्त में परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होती है, लेकिन परमाणु आकार में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि नाभ के आवेश बढ़ता है ना। ठीक है, तो ये आपका असत्य है। किसी दिए गए तत्व की द्वितीय आयनन ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा से सदैव कम होती है। तो देखो द्वितीय आयनन ऊर्जा प्रथम से ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। प्रथम आयनन ऊर्जा होती है कम और द्वितीय होती है ज़्यादा, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इनको आप क्लिक कर पाए होंगे, अपने दिमाग में इनको फिट कर पाए होंगे। ठीक है, तो आप देख लो, अब हम जोड़ियों पे पहुंच जाते हैं और जोड़ियां भी आपको अब दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो दोस्तों अभी आपका हम ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके पेपर हैं, इसलिए आपको आंसर सहित ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं कर रहे, और आप जल्दी आपका समय ख़राब ना हो और जल्दी जल्दी आप इनको कंप्लीट कर लें, पढ़ लें, इसलिए आपको इस टाइप से लेके आए हैं। ठीक है, चलो अगला है हमारा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 से 10 और ns 1 से 2 किसका होता है, ये संक्रमण तत्वों का होता है, ये डी वाला, ये पहला हो जाएगा। s ब्लॉक वाले समूह की संख्या कितनी है, तो s ब्लॉक वाले समूह की संख्या कितनी है, 2 है ना, 2 है ना, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे आयनों की त्रिज्या, समूह में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनों की त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। फ्लूओरीन क्या है, जो फ्लूओरीन है वो क्या है, वो सबसे ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है सीजियम क्या है, तो सीजियम क्या है, धातु है, तो ये 5वां हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, मोसले ने दिया था, तो ये आपका 6वां हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सही जोड़ियां हो गई। आप अपने हिसाब से जैसे आंसर नहीं
नहीं देखना तो बिना आंसर के आप इनको मिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो तो आप देख लो, ये एक शब्द में आंसर देख लो और इनको भी आप पढ़ लो, है ना, इनको भी आप पढ़ लो और इनके आंसर आपको नीचे देकर रखे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर सहसंयोजक अणु में दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो बताओ मुझे जल्दी, क्या कहलाती है? तो इसमें क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। बोला ना, बंद के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? तो उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती, दूसरा है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। यहाँ पर देखो सिल्वर दिया है, ये गलत हो गया, ठीक है। चलो, सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु कौन सी है? देखो ये आपको थोड़ा सुधार, यहाँ पर ये तीसरा होना चाहिए था, ठीक है, और ये होना चाहिए था दूसरा, ठीक है। तो उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन शून्य होती है। सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो जो विद्युत की अधिक सबसे ज़्यादा चालक है वो धातु कौन सी है? तो वो सिल्वर है। सिल्वर क्या होता है? Ag होता है, ठीक है ना। चलो एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? तो आप जानते हो आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग शून्य होती है? तो वो नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से लगभग शून्य किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा? तो वो है परमाणु त्रिज्या। ये परमाणु त्रिज्या लिखा है, वो आप मिला लेना। ये क्या है? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन है? तो इसका जो सही आंसर है, सबसे प्रबल अपचायक तत्व, प्रबल अपचायक तत्व का नाम लिखिए। तो मेरे भाई यहाँ पर लिथियम लिखना आप, है ना। प्रबल अपचायक तत्व क्या है? लिथियम है। इसमें देखो गलती से सीजियम दिया है, तो आप ध्यान रखना, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथियम। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संयोजकता अपरिवर्तित रहेगी। कोई वर्ग है, वर्ग में ऊपर से नीचे क्यों जाएंगे तो संयोजकता अपरिवर्तित रहेगी, ध्यान रखना इस बात को। तो ये हमारे थर्ड यूनिट के मेरे प्यारे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इसके बाद हम बढ़ते हैं फोर्थ यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। दोस्तों अब हम चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, क्या है? कौन सा यौगिक विद्युत संयोजक है? मतलब यहाँ से ये पूछ रहा है विद्युत संयोजक मतलब आयनिक, मतलब ये पूछ रहा है कौन से जो यौगिक है उसमें आयनिक बंध है। तो इसका सही आंसर आप जानते ही हो कि जो NaCl है इसमें आयनिक बंध है, क्योंकि आयनिक बंध प्लस और माइनस में बनता है। तो Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, तो आयनिक बंध होगा। यहाँ पर बोला है सहसंयोजक बंध बनता है, मतलब जो सहसंयोजक बंध बनता है वो किससे बनता है? तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये बंध बनता है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन वान हैबर चक्र द्वारा क्रिस्टल का गुण ज्ञात किया जा सकता है? वान हैबर चक्र द्वारा क्रिस्टल का गुण ज्ञात किया जाता है, मतलब कौन सा गुण जो है वो वान हैबर चक्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो वो जालक ऊर्जा है, वान हैबर चक्र द्वारा ज्ञात की जाती है। यहाँ पर बोला है द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाता है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण किसका है? मतलब यहाँ पर कुछ जो इतने अणु दिए हैं इनमें कुछ का तो 0 है, लेकिन कुछ जो है उसका द्विध्रुव आघूर्ण है, तो वो किसका द्विध्रुव आघूर्ण है वो बताना है। तो देखो CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, CCl4 का शून्य होता है, BF3 का शून्य होता है, तो H2 का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो हमें मिलता है। नेक्स्ट है जल में विलेय यौगिक है, तो जल में कौन विलेय होता है? जल में विलेय यौगिक का नाम बताना है। तो जल में विलेय यौगिक जो है वो आपको पता है एथिल अल्कोहल। आप देखो लोग बाग अल्कोहल को पानी मिला के, अल्कोहल में पानी मिला के पीते हैं, मतलब वो विलेय हो जाता है ना। तो ये बोला है जल में कौन विलेय है? तो जो C2H5OH है जो अल्कोहल है, क्या है ये? अल्कोहल, ये जल में विलेय हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बोला किस अणु में sp2 संकरण है? किस अणु में कौन सा संकरण है? sp2 संकरण है। तो आपने संकरण पढ़ा है ना, तो संकरण पढ़ा है तो आप इसका जवाब दे ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो आप सबका बता सकते हो, है ना। तो वैसे इसका आंसर क्या है? BeCl2, जो BeCl2 इसमें sp2 संकरण है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 7 हमारे हो चुके हैं, 8वें से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है, ओके। 8वां हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, हाँ एक सेकंड,
हाँ, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु में sp3 संकरण है, मतलब यहाँ पर जो दिए हैं इसमें से किस में जो है sp3 संकरण है, तो जो CH4 है इसमें sp3 संकरण है। वैसे आप संकरण निकाल लेना, ठीक है। VSEPR संयोजक कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका तो आप सभी जानते होंगे, किसने किया था? सिज्विक और पावेल ने किया था, सिज्विक और पावेल ने किया था। अनुचुंबकीय अणु है, मतलब ऐसा अणु है जो अनुचुंबकीय है, ऐसा कौन है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बताएं जरा, तो जो O2 है वो अनुचुंबकीय है और बाकी ये जो सब हैं ये प्रतिचुंबकीय हैं, बाकी सब ये प्रतिचुंबकीय अणु है, ठीक है। चलो अगला है हमारा 11वां, ठीक है, और 11वें क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। और एक सेकंड, हमारा 11वां क्वेश्चन है नाइट्रोजन अणु की बंधन की कोटि है, मतलब नाइट्रोजन अणु है उसमें बंधन कोटि क्या है, मतलब बंध कोटि, मतलब बैंड ऑर्डर भी बोलते हो ना इसको, तो ये बैंड ऑर्डर इसका क्या है, किसका? नाइट्रोजन अणु का। तो जो नाइट्रोजन अणु है इसका जो बैंड ऑर्डर है वो कितना होता है? 3 होता है। ऑक्सीजन अणु में बैंड ऑर्डर कितना है बंध कोटि? तो ऑक्सीजन में कितनी होती है? 2 होती है। मतलब यहाँ पर देखो एक किस हिसाब से निकालते हैं, देखो आपको पता है n पर 3 माइनस होता है, मतलब 3 कोटि है। ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, मतलब कितनी कोटि है? 2 कोटि है। अगर वो बोलता कि हाइड्रोजन पे कौन सा है, तो हाइड्रोजन पे 1 माइनस होता है, इसलिए कोटि क्या हो जाती? 1 हो जाती है ना, ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है और ये 13वां क्वेश्चन है हमारा अगला, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, हाँ तो एक सेकेंड, हाँ हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां। निम्न में से किसकी रैखिक संरचना, मतलब संरचना रैखिक, तो sp2 संकरण sp संकरण की संरचना रैखिक होती है। तो इसमें आप पता कर लो कि किसमें sp संकरण है, जिसमें sp संकरण होगा उसकी संरचना रैखिक होगी, ठीक है। तो हमारा जो 13वां है इसका सही आंसर आप क्या होगा जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो इसका सही आंसर है CO2 संकरण, जिसमें अष्टफलकीय ज्यामिति होती है, मतलब अष्टफलकीय संरचना कौन से संकरण में होती है वो आपको बताना है, ठीक है। तो वैसे आप सभी को पता होगा कि sp3d² जो है इसकी अष्टफलकीय संरचना है, या फिर वर्ग द्विपिरामिडी, या फिर इसको वर्ग द्विपिरामिडी बोलते हैं या अष्टफलकीय बोलते हैं, ठीक है। किसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो यहाँ पर बताओ किसमें हाइड्रोजन बंध है, तो आपको पता है H2O जो है इसमें हाइड्रोजन बंध है, पता है ना ये तो सबको, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोला गया धातु M, कोई धातु है M जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, इसका ऑक्साइड का सूत्र बताओ। तो पहले वो धातु तो पता कर लो कि वो धातु कौन सी है। देखो यहाँ पर एक सेकंड, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ये। अब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 दान करेगा तो क्या बन जाएगा? 2+ बन जाएगा, मतलब ये 2+ बनेगा, क्या बनेगा? 2+। और ये ऑक्साइड बोल रहा है तो मतलब M पर क्या होगा? 2+। एक सेकेंड, इनको मैं मिटाता हूँ पहले, है ना, चलो इनको पहले मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ देखो M पर क्या है? 2, एक सेकेंड, हाँ M पर क्या है? 2+, और O पर क्या है? 2-। तो 2+ से 2+ कैंसिल, तो क्या बन गया? MO बन गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? MO होगा, है ना। अगर कोई धातु M है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या बनेगा? तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, मतलब अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, M पर 2+ आएगा। अब ऑक्साइड बताना है तो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो MO बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? तो ये मेरे भाई हमारे हो गए सही विकल्प। अब हम पहुंच जाते हैं रिक्त स्थानों पर। चलो दोस्तों, हमारा रिक्त स्थान नंबर 1 है और ये बोला है BF3, जो एक आपका BF3 है, ये क्या है? तो BF3 यहाँ पर बोला गया है एक समतल अणु है जिसमें बंध कोण कितना होता है? 120। थोड़ा दोस्तों मैं इसके आंसर भी आपको दिखाता हूँ, है ना, ताकि आपको सही आंसर भी मिल जाए और आपको दिक्कत भी ना हो। तो ठीक है, देखो इधर, तो थोड़ा सा हम इसको भी एडजस्ट कर दे रहे हैं, है ना, आंसर भी आपको देखते चलना, ठीक है। BF3 क्या है? एक समतल अणु है ना, समतल त्रिभुजाकार अणु है जिसमें बंध कोण कितना होता है? 120 डिग्री, ठीक है। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं। हमने देखा था जो आयनिक यौगिक हैं वो जल में टूट जाते हैं ना, तो आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, टूट जाते हैं मतलब विलय हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन अणु में खाली स्थान पाइबंद होते हैं, मतलब जो नाइट्रोजन अणु है इसमें कितने पाइबंद होते हैं? देखो इधर, नाइट्रोजन जो अणु है, नाइट्रोजन अणु आपस में कितने बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है? 3 बॉन्ड द्वारा। अब मुझे बताओ जब 3 बॉन्ड होते हैं तो इसमें कितने पाई और कितने सिग्मा बनते हैं? तो आपको पता है जब 3 बॉन्ड होते हैं तो 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा बंध बनता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? नाइट्रोजन अणु में पाई बंध कितने हैं? तो कितने पाई बंध हैं? 2 हैं। कितने हैं मेरे भाई? 2 हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रबल हाइड्रोजन बंध
तथा खाली स्थान हाइड्रोजन प्रबल हाइड्रोजन बंध खाली स्थान तथा हाइड्रोजन के मध्य बनता है। तो बताओ, जो प्रबल हाइड्रोजन बंध होगा वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के मध्य बनेगा। ठीक है। अणु कक्षक सिद्धांत ऑक्सीजन अणु के अनुचुंबकीय होने की पुष्टि करता है। जो अणु कक्षक सिद्धांत है, मतलब एमओटी सिद्धांत, वो आपका ऑक्सीजन अणु के अनुचुंबकीय होने की क्या करता है, पुष्टि करता है। ठीक है। नेक्स्ट है NH3 अणु की आकृति कैसी होती है, पिरामिडी। NH3 अणु की आकृति कैसी होती है, पिरामिडी होती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट है CH4 के अणु में कार्बन परमाणु, CH4 अणु के में कार्बन परमाणु sp3 संकरण में होता है। जल के अणु में sp3 संकरण होता है। जल के अणु में H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, बंध कोण 104 डिग्री 31 मिनट, 9 का है ये, 104 डिग्री 31 मिनट होता है। ध्यान रखना, बंध कोण है ना। ऐसे अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। ठीक है। ऑर्बिटलों के खाली स्थान अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बंध बनता है। तो जब ऑर्बिटल का पार्श्व अतिव्यापन होता है, कौन सा अतिव्यापन होता है, पार्श्व, है ना, ये लिखा है, शायद पार्श्व भी लिख लेना, है ना। तो पार्श्व अतिव्यापन होता है तो यहाँ से पाई बंध बन जाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है। ये आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप पढ़ लेना। और दोस्तों मैं इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये हमारे शत हैं, शत आप ही को मिलाना है, आप देख लेना इनको। ठीक है। चलो, ये हमारी सही जोड़ियाँ हैं। ठीक है। सही जोड़ियाँ हैं, थोड़ा सा इनको और छोटा करके दिखाते हैं। ठीक है। इनको और छोटा करके दिखाते हैं। ठीक है। एक सेकेंड, और छोटा कर लेते हैं। अब देख लो आप, है ना, इन सही जोड़ियों को देख लो मेरे भाई, और इनको मैच कर लो, एक बार पढ़ लो। ये आपको सब कुछ दिया है, ऐसी कोई इनमें समझाने वाली अगर चीज़ होती तो मैं आपको समझा देता। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ, और मैं एक शब्द में आंसर भी आपको बता दे रहा हूँ, आंसर सहित आप देख लो इनको और इनको कवर कर लेना। ठीक है। यहाँ पर हाँ, एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है, बोला है LCAO का पूरा नाम क्या है। तो जो LCAO है उसका पूरा नाम क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और बाकी सब ये आप देख लेना, पढ़ लेना इनको। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर 4, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आप अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम के पहले मात्र आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे। आप एक बार पढ़ लोगे तो इनको भूलोगे नहीं, और एग्जाम में इस 40 मिनट पढ़ने से 28 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट बाहर नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। और एक बार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।